हेलो दोस्तों, मैं रितेश कुमार सीटेट के एसएसटी यानी कि सीटेट पेपर 2 के लिए जो एसएसटी होती है उसकी कड़ी में मैं क्लास 6 के इतिहास की तीसरी चैप्टर लेके आया हूँ। पहला और दूसरा चैप्टर मैं आपको बता दिया हूँ। अब ये तीसरी चैप्टर में जसपाल और हरप्रीत, आप देखोगे तीसरे चैप्टर में कि ये जो जसपाल हैं, ये जसपाल और हरप्रीत पुराने भुताहा एक गांव में घर, उसके बारे में लेकर चर्चा करते हैं और उसी से हड़प्पा कालीन सभ्यता की चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो देखे होंगे, पहला वीडियो फर्स्ट चैप्टर की, तो उसमें आपने देखा होगा कि लोग कहाँ रहते थे। तो लोग कहाँ रहते थे तो ये देख लो, लोग कहाँ रहते थे। तो ये क्लास 6 के हिस्ट्री के पहला चैप्टर है। उसमें नर्मदा नदी के पास लोग, ये देखो नर्मदा नदी के पास लोग रहते थे। नर्मदा नदी के पास लोग रहते थे। और क्लास 3 में भी यानी कि चैप्टर 3 में भी नर्मदा नदी के पास जो लोग रहते थे, ये वाला देखो दोनों लोग कहाँ रहते थे। और ये पुराने भवन और संरक्षण, इसमें भी आरंभिक नगर का विकास भी कहाँ हुआ था, तो नर्मदा नदी के आसपास ही हुआ था। तो आप ये देखो, आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक और कुशल आखेटक थे। तो ये नर्मदा नदी के तट पे भी आरंभिक लोग रहते थे। और ये जो है आरंभिक नगर, वो सिंधु सभ्यता के आसपास 4700 साल ईसा पूर्व 4700 साल, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। देखो ये सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं। यहाँ पे आप देखो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसे। अब आप यहाँ पे देखो, ये ब्रश में ले लिया, ये देखो लगभग 4700 साल पूर्व, ये इतनी देखना, ये देख रहे हो। अगर बढ़िया क्लियर नहीं आ रही है तो आप ये देख लो। देखो लगभग 4700 वर्षों पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। और कौन नदी की बात कर रहा है, किस नदी की बात कर रहा है, तो एक तो आपको मैं नर्मदा नदी के आसपास बताया कि लोग रहते थे, और दूसरी ये देखो सिंधु और सहायक नदियाँ। तो आरंभिक नगर कहाँ विकास हुए हैं, सिंधु और सहायक नदियों के आसपास। तो आप ये अंदाज लगा सकते हो, ये अंदाज क्या, इस बारे में आप जान सकते हो कि आरंभिक नगर जब सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास फली फूली, तो आरंभिक नगर का जब भी बात होगी तो आप अपने दिमाग में ये लगाओगे कि आरंभिक नगर कहाँ है, सिंधु और सहायक नदियों के आसपास। और उनमें कौन कौन, आरंभिक नगर में कौन नगर निकले हैं, तो हड़प्पा। और इस आरंभिक नगर का नाम, मैं थोड़ा इस स्लाइड को बड़ा कर देता हूं ताकि आसान हो। आप ये देखो, अब इसमें देखोगे कि ये जो है आरंभिक नगर का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा। आप ये भी कह सकते हो कि इसे हम लोथल या मोहनजोदड़ो या कुछ और क्यों नहीं कहें, या धौलावीर सभ्यता क्यों नहीं कहा गया। तो आप देखोगे कि इसमें जो कहा गया है कि हड़प्पा की कहानी, ये वाली हड़प्पा की कहानी, तो इसे हड़प्पा ही क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की ही खोज हुई थी। तो इस कारण से लोग इसे हड़प्पा की सभ्यता या नाम दे दिए हैं। तो अब आगे चलते हैं कि हड़प्पा की कहानी क्या थी। तो हड़प्पा मिला कैसे, इस बात को भी आप सोचोगे कि हड़प्पा मिला कैसे हमें, जब इतनी पुरानी थी और बाद में पता चली, तो ये हमें कैसे मिली। तो ये एक कहानी इसमें आती है कि 4 बच्चे स्कूल से जा रहे थे। तो ऐसे भी 4 बच्चे स्कूल से जा रहे थे तो भी देखे थे। और दूसरी 150 साल पहले क्या हुआ था कि लगभग 150 साल, यानी कि अभी से 150 साल पहले आप लगा लो, ये 2024 चल रही है। आप देखो 2024 में से अगर 100 साल ही हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1924। और अगर 1924 में से
24 साल हटाओगे तो 1900 बचेगी, ये 1900। और 1900 में से 36 साल हटा दो, ये 36 साल अगर आप माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 1800। 1900 में से 30 जाएंगे, हो जाएंगे 70, और 70 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 64। 1864, यानी इसे आप 1865 मान लो। 1865 ईस्वी में ये मिले हैं। और इन्हें आरंभिक नगर तो इतनी लेट मिली क्यों? ये भी है कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो बहुत पहले से थी, और हमें कितनी लेट मिली? 1865 ईस्वी में ये हमें मिली है। उस समय किसका शासन था? यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य की शासन थी, अंग्रेजों की शासन थी। तो अब आगे चलते हैं, ये मिली कैसे? तो 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और इस काम में रेलवे लाइन कौन बिछाएगा? इंजीनियर ही बिछाएंगे। तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो कुछ ईंटें मिली, कुछ में तो बहुत सारे जो डिज़ाइन हैं, वो नक्शे हैं, वो नष्ट हो गए कि ये ऐसे ही दबे पड़े होंगे। फिर बाद में जब इन पुरातत्वविदों ने इन्हें खोजा, पता लगा, और ये कंफर्म कब हुए? 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और अभी मैं आपको बताया कि आरंभिक नगर सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास 4700 साल पहले हुए हैं। तो इसकी चर्चा मैं हिस्ट्री के क्लासिक्स के पहले चैप्टर में मैं कर चुका हूँ कि आरंभिक नगर कहाँ फले फूले थे। तो ये सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास। मैं क्लास सिक्स में पहला चैप्टर में ही तो मैं बताया हूँ कि ये कब फले फूले हैं, कहाँ फले फूले हैं आरंभिक नगर या मानव कहाँ बसे थे। तो 4700 साल पहले सिंधु और उनकी सहायक नदियों के पास। ये कहाँ बसे थे? सिंधु और सहायक नदी के पास। अब आप सिंधु और सहायक नदी को देखोगे तो ये भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अफ़गानिस्तान में भी कुछ टच करते हैं। तो इतने जगह वो बसे हुए थे, आरंभिक नगर बसे थे। और कब बसे थे? तो ये 4700 साल पूर्व। ये कब बसे हैं? 4700 साल पहले बसे हैं ये। तो आगे चलते हैं इस कड़ी में कि आरंभिक नगर कब बसे? 4700 साल पहले। ये कहाँ बसे थे? तो सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास। और अब जो है वो राज्य बढ़ता गया है कि जैसे इंडिया हो गए, पहले लोग सिंधु और सहायक नदी के आसपास बसे थे। अगर आज की वर्तमान मानचित्र देखी जाए हड़प्पा कालीन सभ्यता की, तो कुछ भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफ़गानिस्तान में है, ऐसे ऐसे हैं। तो वर्तमान स्थिति ये हो जाती है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के बाद अब हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता जब मिली 80 साल पहले, 150 साल पहले, तो इनकी क्या विशेषताएं थी? इनकी ये विशेषताएं थी कि ये ज़्यादातर इनकी जो भी शहर थे, नगर थे, वे 2 हिस्सों में विभाजित थे। 2 हिस्सों उत्तर और दक्षिण नहीं विभाजित थे। इनका विभाजन करने का जो दिशा थी वो पूर्व और पश्चिम की दिशा थी। अगर देखो ये ऐसे विभाजित थे, ये पूर्व और पश्चिम की, ये उत्तर और ये दक्षिण की दिशा में विभाजित नहीं थे। प्रश्न आपसे सीटेट ऐसे पूछ देंगे कि ये जो हड़प्पा कालीन नगर हैं वो किस दिशा में विभाजित थे? उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, ऐसे उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण, इस टाइप के आपसे प्रश्न पूछेंगे। नहीं, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो पूरब पश्चिम में विभाजित थी। ये पूरब और ये पश्चिम, हड़प्पा कालीन सभ्यता पूर्व और पश्चिम में विभाजित थी। तो आप देखोगे इसमें जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, जो हाईलाइट किया हूँ, उसमें आप ये देखोगे ये 2 हिस्सों में तो विभाजित थे। और कैसे कैसे विभाजित थे? पश्चिम और पूरब। तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचा था। पश्चिमी भाग कैसा था? छोटा लेकिन ऊंचा था। आप यहाँ पे देखोगे कि प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचा बना था। और पूर्वी हिस्सा, ये जो पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था, नीचा था, ऊंचा नहीं था। तो अब आप देखोगे कि पश्चिमी भाग को पुरातत्वविद ने
जो भाग ऊंचा था यानी पश्चिमी भाग जो ऊंचा था उसको नगर दुर्ग कहें, और जो पूर्वी भाग नीचा था उसको निचला नगर कहा गया। अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे इस मानचित्र पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देख लो आप, ये मैं ऐसे बांट दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसमें मैं पूर्वी बस लिखता हूँ समझने के लिए, और ये पश्चिमी, ये पश्चिमी है। तो अब आप देख लो कि जो यहाँ पे ऐसे सॉरी, ये जो आप देखोगे पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में, तो जो नगर नीचे थे उन्हें निचला नगर, और जो नगर ऊंचा था यानी कि पश्चिमी भाग क्या था, पश्चिमी भाग ऊंची थी, और पूर्वी भाग क्या थी, पूर्वी भाग नीचा था। तो नीचा को क्या कहेंगे, निचला नगर, निचला नगर। और ये छोटा भी था, छोटा था। और ये पश्चिमी भाग क्या थी, ऊंची थी। और ये कैसा था, बड़ा था, बड़ा था। तो इसे हम क्या कहेंगे, नगर दुर्ग, नगर दुर्ग। इसी को तो यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसमें अगर आगे देखो, इसमें तो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचा पर था, जो छोटा था वो ऊंचा पर था, तो वो क्या था, नगर दुर्ग था। और जो बड़ा था वो नीचा पर था, यानी कि जो बड़ा है वो नीचा है। इसमें अपोजिट है, आप देखो पश्चिमी और पूर्वी में अगर देखो तो पश्चिमी भाग छोटा, पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचा, और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन नीचा। और इसमें आप देखो कि जो बड़ा था उसको नगर दुर्ग, और जो नीचा जो ऊंचा था उसे नगर दुर्ग, और जो नीचा था उसे निचला नगर कहा गया। तो हम आगे चलते हैं। और ये बनी किस चीज़ से थी, पक्की ईंट से बनी हुई थी। अब कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी थी। अब जो नगर दुर्ग है, जैसे ही आपके मन में नगर दुर्ग की बात आए तो आप नगर दुर्ग में सीधा आप यहाँ ध्यान लगाओ कि नगर दुर्ग किसे कहे गए हैं, तो पश्चिमी भाग को। तो जैसे ही इस नगर दुर्ग की बात आ रही है तो आप हड़प्पा के पश्चिमी भाग में चले जाओ। तो ये मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो, अब आप मोहनजोदाड़ो को देखोगे तो ये पश्चिमी भाग में हुई। अगर हड़प्पा को आप देखो, इसमें तो ये पश्चिमी भाग में नगर दुर्ग है, आप देख लो पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचा। तो इसमें ये कह रहा है ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा। तो नगर दुर्ग में कौन आ जाएगा, मोहन, ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि नगर दुर्ग इनमें से कौन स्थल नगर दुर्ग हैं, तो आप मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आप मोहनजोदड़ो जो है वो नगर दुर्ग में आई, और ये हड़प्पा के पश्चिमी भाग में है। आप यहाँ तक आप कंफर्म हुए। अब मोहनजोदड़ो में क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो में ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये विशाल स्नानागार, ये विशाल स्नानागार, ये जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो में है। ये विशाल स्नानागार कहाँ है, ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में बनी हुई है। और इसमें आप देखोगे कि ये देखो, इसमें अगर इसे ध्यान से आप देखोगे तो ये उतरने के लिए देखो सीढ़ी बनी हुई है, इधर से ऐसे ही सीढ़ी बनी हुई है, बहुत मतलब कला इसमें बनाई गई है। आप ये बीच में देखो कुंड है स्नान करने के लिए। और ये कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में। ये देखो उतरने के लिए इधर से सीढ़ी, ये यहाँ आप सीढ़ी देख पा रहे होगे, ये देखो ये यहाँ पे सीढ़ी आप देख रहे हो। और 3D इमेज नहीं है तो नहीं तो इस साइड से भी आपको पता करके बताते हैं। ये देखो यहाँ से आपको पता चलेगी साफ साफ कि यहाँ से सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये भी सीढ़ी है, ये भी सीढ़ी है, देख लो आप। तो मोहनजोदड़ो ये आप देख लिए, मोहनजोदड़ो में भी ये भी सीढ़ी है, ये तो आपको साफ पता चल रही हुई कि ये सीढ़ी है, ये देखो सीढ़ी है। ये मोहनजोदड़ो को आपने देखा,
ये आप मोहनजोदड़ो को देखें कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। यहाँ पे पुरातत्वविदों ने विशाल। अब हम आपसे पहले ही चैप्टर में पुरातत्वविद की बात किए हैं कि पुरातत्वविद कौन है। तो पुरातत्वविद यहाँ पे इस पुरातत्वविद की चर्चा मैं पहले चैप्टर में कर चुका हूँ इस पुरातत्वविद की कि पुरातत्वविद कौन थे या कौन है। तो पुरातत्वविद वो हैं जो स्रोतों के आधार पर इतिहास की पुष्टि करते हैं। और ये इतिहास के स्रोत क्या है? तो स्रोत दो है। स्रोत क्या है? स्रोत क्या मिलेगी आपसे? स्रोत दो ही, पुरातत्वविद और साहित्यिक, ये दो मिलेगी। पुरातात्विक और ये क्या मिलेगी? साहित्यिक। ये साहित्य। तो पुरातत्वविद दोनों स्रोत को लेते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक, लेकिन स्रोत पुरातत्व। ये जो विशाल स्नानागार है ये कैसी स्रोत हो गई? तो ये पुरातात्विक स्रोत हो गई। स्नानागार जो मिली, ये ईंट मिली, वो पुरातात्विक स्रोत हो गई। तो प्रश्न ऐसे भी आपसे सवाल से टेट में पूछ देंगे, एजेंसियां पूछ देगी कि ये पुरातत्वविद किस स्रोत पे खोजे गए। तो ये पुरातात्विक स्रोत खोजे गए। तो ये अब आगे देखो, स्नानागार की बात हो गई। अब ये स्नानागार में क्या होता होगा? लोग स्नान ही करते होंगे। जो राजा होंगे वो प्रतिदिन करते होंगे और जो प्रजा होंगे वो कुछ विशेष अवसर पे करते होंगे, उन्हें मौका दिया जाता होगा। या फिर अगर वहाँ की नगरीय सभ्यता है, आप एक चीज़ ध्यान रखो कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। नगरीय ग्रामीण सभ्यता नहीं है हड़प्पा सभ्यता की, नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है हड़प्पा कालीन की, ग्रामीण सभ्यता नहीं है। तो अब आप एक मोहनजोदड़ो देखें। अब आप एक देख लिए पूरा स्थल मोहनजोदड़ो। अब दूसरी आप देखो कालीबंगा और लोथल। तो कालीबंगा और लोथल में क्या मिले? कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले और बड़े बड़े भंडार गृह मिले। तो आपको मोहनजोदड़ो में याद रखना है क्या मिले हैं? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार। मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ। मोहनजोदड़ो में क्या मिले? विशाल स्नानागार। ये विशाल स्नानागार मिले। और कालीबंगा और ये लोथल में अग्निकुंड मिले। और आगे चलते हैं, ये स्नानागार की बात होगी। अब जब नगरीय सभ्यता है, मैं आपको अभी बताया हूँ कि यहाँ की नगरीय सभ्यता है। ये जो नगरीय सभ्यता है उसके भवन, नाले और सड़क कैसे होंगे? तो मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता की, ये मकान बन रहे हैं। ये मकान है। अब इस मकान में आप देखो कि 4700 साल पहले, आप अंदाज लगा सकते हो कि 4700 साल कब होगी। आप 150 साल पहले, आप 1800 ईस्वी में 1865 पहुंच जा रहे हो और ये 4700 साल पहले की बात है। और ये देखो, इसमें ऐसे ईंटें जोड़ के मकान बनाए जा रहे हैं। और इस मकान में चारों तरफ रूम होते थे। देखो, मैं ये अगर एक मकान की, इस पे मैं मकान का पहले कैसे मकान थे उसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो ये देखो, ये मान लो गेट है, ये दरवाजे हैं, यहाँ पे एक और किचन लो मैं आपको बना देता हूँ। तो ये जो मकान है और ये आंगन, इस आंगन से पूरी नाली निकलती थी पूरी। और चारों घर से जो नाली निकलती थी ऐसे ऐसे, वो इससे होकर बाहर निकलती थी। ये कितनी सभ्य थी सभ्यता, आप इसकी कल्पना कर सकते हो आप कि ये कितनी नगरीय सभ्यता थी 4700 साल पहले। तो ये मैं मकान की बात किया। अब मैं आपको नाली और सड़क की फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ये आप जो देखोगे, ये सड़क की फ़ोटो है, ये सड़क। अब आप इस सड़क की फ़ोटो देखोगे, ये सड़क की फ़ोटो है। तो सड़क की फ़ोटो कैसे देखोगे आप? इसमें देखो आप, ये सड़क है,
देख लो, सॉरी, ये पूरी सड़क है इसमें। हाँ मम्मी। तो अब हम नगरीय जीवन की बात करेंगे। इसमें हम सड़क की बात कर रहे थे आपसे। तो ये सड़क तो आप देख ही चुके हो कि इस टाइप का है, सीधी लाइन में। अगर हम इसके इधर आप इसमें 3 टाइटल देखे होंगे, भवन, नाले और सड़क। तो मैं भवन को दिखा दिया, ये मैं भवन को दिखाया, सड़क को दिखाया। अब नाले को दिखाता हूँ। तो ये आप देखो नाले, ये नाले हैं। ये नाले के ऊपर भी कुछ ढका, ये मोहनजोदड़ो के नाले हैं। ये नाले के ये जैसे देखो, मैं कैसे दिखाऊं, ये देखो, ये ऐसे बना दिया। ये मान लो नाले हैं और ये ऐसे ऊपर हॉल है, ठीक है। ये नाले तो ऐसे ऐसे बह ही रहे हैं, पानी जा रही है। अब इसको साफ कर, नाले को साफ करने के लिए ही इसे, ये हॉल को खोला जाता था, इस हॉल को। इसके ऊपर भी एक ऐसे ढक्कन रहते थे, इसके ऊपर भी एक ढक्कन रहते थे। तो नगरीय सभ्यता इतनी सभ्य थी हमारी 4700 साल पहले। तो अब आप यहाँ आ जाएं कि मैं बार बार नगरीय सभ्यता कह रहा हूँ। तो हड़प्पा कालीन की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। ये नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता में अगर आप देखोगे तो नगरीय जीवन था कैसा। तो नगरीय जीवन में लोग दूर दूर से बहुमूल्य चीज़ें, बहुत कुछ मंगाते थे। वहाँ के शासक, वहाँ एक शासक भी थे, वहाँ इमारतें भी बनी होती थी। ये शासक लोगों को दूर दूर भेजकर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाते थे। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात ये है कि वहाँ की एक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता में एक लिपि थी। ये इन नगरों की एक लिपि थी जो मुहरों पर लिखे होते थे। अब ये लिपि कैसी थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता की ये जो है ये मुहर है यहाँ पे, और हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है ये है। लेकिन इस लिपि को, ये जो लिपि उपस्थित है, इसको अभी तक कोई नहीं पढ़ा है। इस हड़प्पा सभ्यता की लिपि को कोई नहीं पढ़ा है। तो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की, लेकिन कोई पढ़ा नहीं है इस लिपि को। और ये हड़प्पा सभ्यता की खिलौने हैं, ये हड़प्पा सभ्यता की खिलौने हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ये और वहाँ के जो शिल्पकार थे हड़प्पा सभ्यता की, वो स्त्री और पुरुष दोनों थे। वहाँ के शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों थे। और बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते थे। जिस खिलौने की मैं चर्चा यहाँ पे किया हूँ, ये बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाए हैं। अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ के नए नगर, अभी मैं शिल्प की बात किया, शिल्पकार की, तो ये शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों थे, ऐसा आप जानते हैं। और ये पत्थर के वटखारे हैं, मन के, ये चट पत्थर से बने हुए हैं, चट पत्थर से बना हुआ है ये वटखारा। और आगे चलें तो ये मनके हैं, ये मन के गहने बने हुए हैं, स्त्रियों की गहने या जो भी पहनते होंगे उस टाइम में। ये आप देखोगे इनकी बारीकी, तो ये जो लंबे पड़े हुए हैं, ये इनके बीच में आप देखो कि छेद किया हुआ है, और इस छिद्र में धागा अंदर से करके पिरो के अंदर से, और ये इसमें देखो आप, ये इससे कनेक्ट है, धागे से जुड़े हुए हैं, और ये औजार हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने शालीन और इतने कुशल थे। अगर आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मुहर बनाते थे। मुहर कैसी थी हड़प्पा सभ्यता के लोग? पत्थर की मुहर। अब ये देखो आप, इसमें अभी तक आपने कितने स्थल की चर्चा सुनी है? लोथल सुनी, कालीबंगा सुनी और मोहनजोदड़ो सुनी। अब आप आगे चलोगे तो एक और स्थल का नाम सुनोगे आप, मेहरगढ़। इसमें आप मेहरगढ़ की चर्चा सुनोगे। और ये मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए। और कपास की खेती मेहरगढ़ में कब होती थी? 7000 साल पहले।
ये मेहरगढ़ में कब होती थी? 7000 साल पहले। और इसमें मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी मिली है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष भी मिले हैं, चांदी के फूलदान भी मिले। ये जो मूर्ति बनी हुई है, ये मूर्ति, इनकी बारीकी अगर आप देखो तो ये देखो, ये दाढ़ी की बारीकी है। ये चादर पे डिजाइन बनी हुई है, शॉल पे। ये 3D इमेज उस टाइम में बनी हुई है। आप ये बताओ मूर्तियाँ। तो आगे चलते हैं। एक इसमें एक फेंस आप समझ सकते हो, फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत मिलती है। अब ये फेंस है क्या? फेंस शब्द आपके लिए नए होंगे, और फेंस से सीटेट में प्रश्न अक्सर पूछ देते हैं। आप प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का या उससे पिछले साल का PYQ उठा के देखो, नहीं तो मैं अपने चैनल के माध्यम से PYQ दूंगा ही, तो उसमें आप समझ ही जाओगे। तो ये फेंस की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। अब बीच में ये फेंस के पहले आप एक विशेषज्ञ के बारे में जान लो कि विशेषज्ञ कौन थे। विशेषज्ञ से प्रश्न भी आ सकते हैं। तो उस विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। तो अब आप विशेषज्ञ की चर्चा जैसे ही सुनते हो आपके दिमाग में, तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर लो। इसमें स्त्री भी थे हड़प्पा काल में, और पुरुष भी थे, दोनों विशेषज्ञ थे। और विशेषज्ञ की अगर आप देखो, उदाहरण देखो, तो ये जो मूर्ति बनी हुई है, ये विशेषज्ञ की ही उदाहरण है। ये जो मूर्ति है, ये विशेषज्ञ की ही उदाहरण है। तो आप आगे चलें। अब इस फेंस कोई बात जो की कि फेंस के तकनीक से लोग मूर्तियाँ बनाते थे और ये करते थे। तो आप इसमें देख लो फेंस बनता कैसे था। फेंस कृत्रिम रूप था, इसे आप देख लो। पहले ये समझो कि फेंस मानव लोग तैयार करते थे। और ये बालू स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। ये कैसे मिलाते थे? पत्थर को चूर्ण कर दिए, स्फटिक पत्थर को और बालू, और ये चूर्ण को गोंद बनाते थे और दोनों को मिला के एकदम चिकनी परत की बनाई जाती थी। ये कैसे होते थे चिकनी परत के रंग? आपसे अगर ये पूछ दे कि चिकनी फेंस के जो चिकनी परत थे उनकी रंग कैसी थी, तो आप यहाँ पे देखोगे नीले और हल्के समुद्री रंग के। ये इम्पोर्टेंट है। फेंस के रंग आपसे पूछते हैं कि ये इनकी रंग कैसी थी, तो हल्के नीले और हल्के समुद्री रंग के। अब बात करते हैं कि कच्चे माल की खोज। मानव हैं तो इनको कपड़े बनाने के लिए, फेंस बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए कच्चे माल की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये कच्चे माल कहाँ से खोजते थे? तो आप ये देखो, इसमें तांबा इन लोगों ने राजस्थान से मंगाया था, टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया था, सोना कर्नाटक से मंगाया था, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से मंगाए थे। और अगर इसमें कांसा बनाने के लिए जो होती है, कांसा बनाने का तकनीक इन्हें पता था, और ये क्या करते थे, टीन को मिलाते थे और कॉपर को मिला देते थे, तो ये कांसा तैयार हो जाता था। तो आगे चलते हैं कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। तो हड़प्पा सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन नगरीय सभ्यता में भी तो गांव होंगे। तो उस गांव में जो लोग रहते थे वो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, गाय भैंस पालते थे, तो वहाँ से उनका भोजन आता था प्रायः। जौ दाल मटर सबकी खेती करते थे। तो लेकिन खेती की जुताई के लिए हल की साक्ष्य नहीं मिली है कि हल कैसी थी। ये अगर आप हल की इमेज देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो हल है ये खिलौने की हल है और ये मिट्टी से बनी हुई है। तो लोग पुरातत्वविद इसी हल की खिलौने को देखकर ये अंदाज लगाते हैं कि हड़प्पा काल में जो हल थी खेती की जुताई के लिए, ज़मीन को जोतने के लिए, वो लकड़ी की बनी हुई थी। किसकी? लकड़ी की बनी हुई थी। और ये इनका साक्ष्य समाप्त हो चुका है। हल की साक्ष्य जो है वो समाप्त हो चुकी है। ये हल की साक्ष्य समाप्त हो चुकी है।
अब आगे चलें इसमें अगले में, तो अब आप गुजरात को देखेंगे। अभी आप भारत में गुजरात को देखोगे तो ये समुद्री तट पे है, आप देख सकते हो। गुजरात के कच्छ में भी जाना है अब आपको, और कच्छ में एक खादिर बेत है। खादिर बेत अभी आप देख सकते हो गूगल में, मैं आपको दिखाऊं क्या खादिर बेत। मैं आपको खादिर बेत की फ़ोटो इधर दिखाता हूँ, 1 मिनट, आप यहाँ देख सकते हो। खादिर, ये खादिर बेत है, आप देख लो। धौलावीरा वहीं थी, ये खादिर बेत। अगर वर्तमान में खादिर बेत की इमेज देखनी हो, ये देख लो। धौलावीरा विलेज रेस्टोरेंट है, इस टाइप की अब आ गई है। तो आपको मैं खादिर बेत दिखाने लाया हूँ। तो आप ये खादिर बेत आप देख लो, ये गुजरात में है, और इस टाइप में अभी खादिर बेत की इमेज बन चुकी है, रोड बन चुकी है, बढ़िया। तो अब हम आगे आपको चलते हैं, समय को जाया ना करते हुए। अब आप गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का आप सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि आप बारीकी से देखोगे गुजरात को, तो इसमें खादिर बेत को आप देख चुके हो कि ये यहाँ पे खादिर बेत है, और खादिर बेत कच्छ में है, और यहाँ पे धौलावीर नगर भी बने हुए हैं, धसा हुआ था। और ये धौलावीर नगर काफ़ी उपजाऊ और काफ़ी साफ पानी मिलती थी। लेकिन आप स्टार्टिंग में मैं आपको ये भी बताया हूँ कि हड़प्पा कालीन की जो नगरें हैं वो 2 हिस्सों में विभाजित थे, लेकिन यहाँ पे एक ये मसला आ गया है कि धौलावीरा की जो कुछ हड़प्पा कालीन की जो कुछ नगरें थी वो 3 भागों में विभाजित थी। जैसे धौलावीरा भी 3 भागों में विभाजित थी, और यहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए गए थे। अभिलेख भी कुछ मिली है, कुछ लोहे से बनी एक पत्थर मिले हैं, उसमें ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि अभिलेख हैं। और अगर गुजरात में आप दूसरी देखो तो ये एक लोथल नगर, हाँ, अगर आप देखो गुजरात में मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं, साबरमती नदी की एक उपनदी है, साबरमती नदी की एक उपनदी है, ये गुजरात में मिले हैं। और ये कहाँ है, खंभात की खाड़ी में, धौलावीरा कच्छ में है, और ये खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी है। तो हम अब आगे चलते हैं, इसमें क्या मिले, ये देखो लोथल एक बंदरगाह भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बंदरगाह भी हैं लोथल, और यहाँ बड़े बड़े जहाज, यहाँ से सामान उतार चढ़ाव लाद आते हैं अभी भी। आप मुंबई बंदरगाह आप सर्च कर सकते हो। अब इसमें देखो, सभ्यता के अंत का जो रहस्य है वो बहुत, मतलब कुछ बताया नहीं जा सकता, बहुत खिचड़ी बनी हुई है। कोई कह देते हैं कि बाढ़ आ गया तब अंत हो गए, कोई कह देते हैं सूखा हो गया तब अंत हो गए, कोई कह देते हैं भी इतिहासकार कि जैसे अभी कोविड-19 आई थी उस टाइप की कोई बीमारी आ गई, कोई कुछ कह देते हैं। तो लेकिन लगभग अंत कब हुआ, तो ये 3900 साल पहले अंत हो गया था हड़प्पा सभ्यता की। अब आगे चलें। अब हड़प्पा सभ्यता के अन्यत्र जो हैं वो समकालीन और भी कहीं तो शासन हो रही होगी, ऐसा थोड़ी है कि बस हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्यत्र में मिस्र में 5000 साल पहले शासन हो रही थी। और मिस्र में देखो इस टाइप के पिरामिड में राजा के शव दफनाए जाते थे और उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। और यहाँ भी जो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं उस चीज़ को यहाँ भी मिल रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें यहाँ भी मिलती है। अब इसमें आपको मैं उपयोगी शब्द बताता हूँ। अभी तक मैंने जो भी मैं आपको बताया हूँ उसमें आप ये देख सकते हो, उपयोगी शब्द में मैंने आपको नगर बताया कि यहाँ की सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। अब ये नगर दुर्ग भी मैंने बताया कि पश्चिमी में जो थे वो छोटे थे लेकिन ऊंचे थे, और कैसे थे, नगर दुर्ग थे। और ये शासक भी मैं बताया आपको
लिपिक की बताया कि कोई लिपि अभी पढ़ नहीं पाई है। मुहर भी मैंने आपको बताई, ये शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों हैं। धातु मैं आपको टीन बताया, कॉपर बताया, कांसा बताया, विशे विशेषज्ञ भी मैं आपको बताया, कच्चे माल बताया। ये हल की साक्ष्य नहीं मिली है, हल के खिलौने मिले हैं जो जिससे अनुमान लगाया जाता है कि लकड़ी के हैं। सिंचाई के बारे में मैं आपको बताया, बंदरगाह बताया। और ये इम्पॉर्टेंट है। तांबा कहाँ से आते थे? राजस्थान से आते थे। सोना कहाँ से आते थे? कर्नाटक से आते थे। टीन कहाँ से? अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से? गुजरात थे। इसकी चर्चा मैं ऊपर भी किया हूँ। अब इसमें आप देखो, आरंभिक नगर, ये आरंभिक नगर कहाँ है? 4700 साल पहले बसे। तिथियां भी महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़ में कपास देख लिए 7000 साल। अब इसमें हड़प्पा के नगर 3900, अन्य नगरों का विकास 2500 साल। तो आप इतने चीज़ चैप्टर 3 में देखे। मैं अगर इतिहास पूरा पढ़ा दूंगा तो उसका मैं PYQ भी लाऊंगा SST की। तो अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।